राघव को अपने लिए मैंने चुना था और उसके साथ ही चुनी थी अपनी किस्मत, जो एकदम से बदल चुकी थी। मैं उसकी बेरुखी, उसकी बदतमीजियाँ, उसका गुस्सा और उसकी बदसलूकी सब बर्दाश्त कर रही थी, महज सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा पति था और मैंने उसके साथ अग्नि की 7 फेरे लिए थे। राघव के साथ साथ उसकी मम्मी का बर्ताव भी काफी अजीब था। कहते हैं शादी के बाद ससुराल में माँ ही सास होती है, पर क्या वो सास कभी हम बहुओं को अपनी बेटी समझती है? शायद नहीं। मैंने हमेशा उन्हें अपनी मम्मी जैसा ही समझा और अब तक उनकी हर बात मानते आई थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और एक शाम मैं किचन में थी। तब राघव के छोटे भाई ने आकर मुझसे कहा, भाभी ये कल के 2 मूवी टिकट्स हैं, तुम और भाई चले जाओ। वो नहीं जाएंगे, मैंने कहा। मैं राघव को जानती थी, वो मेरे साथ बाहर नहीं जाएगा। तुम पूछ लेना, अगर जाए तो मुझे बता देना, मैं टिकट्स ला दूंगा, छोटे भाई ने कहा और वहां से चला गया। उसी रात अपने कमरे में आने के बाद मैंने राघव से कहा, आपके छोटे भाई 2 मूवी टिकट्स के लिए कह रहे थे, आप देखने चलेंगे? नहीं, मुझे कल शाम में काम है, राघव ने कपट खोलते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने उससे दोबारा नहीं कहा, ना जिद करने का मन किया। कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है, रात में घर नहीं आऊंगा, अगले दिन शाम तक आ जाऊंगा, राघव ने कहा। आप कहीं जा रहे हैं? मैंने पूछ लिया। हाँ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। कल सुबह ऑफिस का काम खत्म करके शाम में जाऊंगा और परसों तक वापस आ जाऊंगा, राघव ने कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए कहा। आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हम कब जाएंगे? उसका जवाब जानते हुए भी मैंने पूछ लिया। पहले तुम घर अच्छे से सेट कर लो, यहाँ का माहौल समझ लो, उसके बाद एक दिन चलेंगे, राघव ने कहा। मुझे जो आता है मैं वो कर लेती हूँ, बाकी मैं मम्मी से सीख रही हूँ, घर भी धीरे धीरे सेट हो जाएगा, मैंने धीमी आवाज में कहा, जबकि आज तक मुझे कभी राघव या उसकी मम्मी से कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिला। तारीफ तो बहुत दूर की बात है। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, राघव ने बेपरवाही से कहा। राघव आज अच्छे मूड में था, इसलिए मैंने उसके सामने अपने मन की बात रखते हुए कहा, मैं आपसे कुछ मांगूं? बताओ, राघव ने कहा। मेरे कमरे से लगकर एक छोटा सा रूम था जहां मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो और राइटिंग का काम कर सकती थी। मैंने राघव की तरफ देखा और कहा, हमारे बगल के कमरे की तरफ जो स्टोर रूम है वो खाली है, मुझे वो स्टोर रूम चाहिए, मैं वहां अपना राइटिंग का काम करूंगी। ठीक है, ले लेना, लेकिन पहले घर सेट हो जाए, उसके बाद, राघव ने फोन चलाते हुए कहा। हाँ, बाद में ही, अभी तो मेरा लैपटॉप और सामान राजस्थान में है, मैं जब जाऊंगी तब ले आऊंगी, मैंने खुश होकर कहा। आज मुझे राघव से कोई शिकायत नहीं थी, ना ही मैंने उससे कुछ कहा, बल्कि मैं खुश थी। उससे मेरा सपना याद था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं खुशी खुशी सोने चली गई। किताबें लिखना ही मेरा असली सुकून था और राघव ने मुझे इसकी परमिशन भी दे दी। अगली सुबह राघव ऑफिस चला गया। दिन भर मैं खुशी खुशी घर के कामों में लगी रही। शादी को 1 महीना हो चुका था, शायद इसलिए छोटे भाई ने मूवी वाली बात कही थी, जिससे मैं राघव के साथ बाहर जा सकूं। पर राघव को तो ये सब याद ही नहीं था, और याद होता भी कब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली आई, लेकिन खाली कमरा देखकर मन उदास हो गया। मैं नीचे आकर मम्मी के कमरे में सो गई। गर्मी की वजह से मम्मी पापा बाहर हॉल में सो रहे थे। आज पहली बार इस कमरे में मुझे अच्छी नींद आई। सुबह मैं थोड़ा देर से उठी और अपने कामों में लग गई। कपड़े धोने के बाद मैं उन्हें सुखाने लगी तो मम्मी ने आकर कहा, लो, सपना तुमसे बात करना चाहती है। मैंने साड़ी के पल्लू से अपने हाथ पोंछे और फोन लेकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो, कर लिया काम? उन्होंने पूछा। हाँ, बस हो गया, मैंने कहा। माँ बता रही थी कि राघव घूमने गया है, तुम भी चली जाती साथ में, दीदी ने कहा।
वो अपने दोस्तों के साथ गए हैं, और वैसे भी जब वो अपने मन से कहीं लेकर जाएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैंने कहा, इसीलिए राघव कह रहा था कि मृणाल बहुत समझदार है। दीदी ने कहा, क्या सच में? क्या उन्होंने ऐसा कहा था? मैंने एकदम से पूछा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, और मैं तो उसे बोलती भी हूँ कि तुझे कहीं घुमा कर लाए, बाहर ले जाए। अभी नई नई शादी हुई है तुम दोनों की। तुम दोनों खुश रहो, हंसते खेलते रहो, हमें तो बस यही चाहिए। सपना दीदी ने अपनेपन से कहा, घूमने फिरने के लिए अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी काम ज्यादा है ना उनके पास, तो थोड़ा सा बिजी रहते हैं, बाद में ले जाएंगे। मैंने बुझे मन से कहा। सपना दीदी मुझसे बात करती रही और फिर फोन काट दिया। फोन रखकर मैं एक बार फिर अपने काम में लग गई। कपड़े सुखाते हुए मन में ख्याल आया कि काश उन्हें मेरी याद आती और वो मुझे फोन करके पूछते कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मेरा फोन बजा। मैंने फोन देखा, राघव का ही था। मेरी खुशी और हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने फोन उठाया तो राघव ने कहा, तुम्हारे हाथ का नाप क्या है? हाँ, मैंने असमझ की स्थिति में कहा। अरे मतलब चूड़ी का नाप क्या है? राघव ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं मम्मी से पूछ के बताती हूँ। कहते हुए मैं भागकर अंदर गई और कहा, मम्मी मेरे कौन से नाप की चूड़ी आएगी? मुझे क्या पता, देख लो तुम अपने आप, उन्होंने टीवी देखते हुए कहा। मैं फोन लेकर वापस बाहर आई और कुछ सोचते हुए कहा, 2:15 आ जाता है। ठीक है। राघव ने इतना कहकर फोन काट दिया। मैंने मुस्कुराते हुए फोन अपने होठों से लगा लिया। कुछ देर पहले ही मैंने सोचा, और ये सच भी हो गया। राघव मेरे लिए चूड़ियां खरीद रहा है। सोचकर ही मेरा मन खुशी से खिल गया। आज वो घर वापस आने वाला था। मैं बहुत खुश थी। उसे पालक पनीर बहुत पसंद था। मैंने रात के खाने में उसके लिए वही बनाया। सब खाना खा चुके थे। 10 बजे राघव का फोन आया और उसने कहा कि वह लेट हो जाएगा और बाहर खाना खाएगा। मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया था, लेकिन उस रात भी वो खाना नहीं खा पाया। देर रात राघव घर लौटा। राघव कमरे में आया। मैंने उसे पानी दिया और फिर इंतजार करने लगी कि वो मुझे तोहफा देगा जो वो मेरे लिए लाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं बिस्तर के दूसरी तरफ अपनी जगह पर आ बैठी और कहा, ठीक रहा आपका काम? हाँ, राघव ने कहा और फिर अपनी आंखें मूंद ली। मैंने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, आप मुझसे हाथ का नाप क्यों पूछ रहे थे? ऐसे ही, राघव ने आंखें मूंदे मूंदे कहा। ऐसे ही मतलब? मैंने फिर झिझकते हुए कहा। क्यों, नहीं पूछ सकता क्या? राघव ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा। नहीं, मुझे लगा आप मेरे लिए। मैं अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही राघव ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या लगा तुम्हें? तुम ना ये सब सोचना बंद करो। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हें ना बड़ी जल्दी है, तुम्हें आज ही सब चाहिए, सब्र नहीं है तुम्हें। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने कहा, तुम्हें सब पता है तुमने जो किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने ज्यादा सीधी मत बनो तुम। राघव ने कहा। ऐसा लगा जैसे वो जानबूझकर मुझसे झगड़ा करना चाहता है। आप मुझसे हमेशा ऐसे बात क्यों करते हो? आप अच्छे से भी बात कर सकते हो। मैंने थोड़ा हिम्मत करके कहा। देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। राघव ने कहा, पर मुझे करनी है। मुझे जानना है कि आखिर ये सब क्या है। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? ना आप ठीक से बात करते हो, ना आपको मेरी परवाह है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे इन सब की आदत नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई ऐसे बात करता है। मैंने लगभग रोते हुए कहा, आदत डाल लो। राघव ने बेपरवाही से कहा। मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, बस कुछ देर उसे देखती रही और फिर लेट गई। आंखों में ठहरे आंसू फिर बहने लगे। राघव मुझसे क्या चाहता था, खुद कुछ कह नहीं रहा था। ना वह मुझे बताता, ना मुझे सुनना चाहता। पिछले 1 महीने से यही सब हो रहा था
और ये सब देखते देखते मैं परेशान हो चुकी थी। किसी से अपनी तकलीफ कह नहीं सकती थी, किसी से कहती तो कोई समझता नहीं। 2 दिन बाद ही घर में नवरात्रि शुरू होने वाली थी। स्थापना से 1 दिन पहले मैंने मम्मी के साथ मिलकर सब तैयारियां की। मेरी ईश्वर में बहुत श्रद्धा है, इसलिए मैं हर साल नवरात्रि उपवास रखती हूँ और इस बार वो उपवास मैं अपने नए घर में रखने जा रही थी। लेकिन मेरी तकदीर में न जाने क्या लिखा था। स्थापना से 1 रात पहले ही राघव और मेरे बीच झगड़ा हो गया और ये अब तक का सबसे बुरा झगड़ा था। उसे गुस्से में देखकर मैंने नीचे आकर मम्मी पापा को बता दिया। पहली बार मैंने हमारे बीच हुई बात उन्हें बताई और इस वजह से राघव और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसके हिसाब से मैंने उसके माँ बाप को परेशान किया। अगली सुबह स्थापना थी और राघव नाराज था। पूजा के बाद वह ऑफिस चला गया और मैं घर के कामों में लग गई। शाम में सोसाइटी में खाने का प्रोग्राम था। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने जाने से मना कर दिया। मैंने पहली बार राघव का गुस्सा देखा था और उस गुस्से ने मुझे काफी डरा दिया था। आज से पहले मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा था। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली आई। राघव ने मुझसे कोई बात नहीं की। पहले हमारे बीच बहुत कम बात होती थी और अब वो बातें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अगली सुबह पूजा के दौरान मेरी नजर राघव के हाथ पर पड़ी। उसकी 2 उंगलियों में प्लास्टर बंधा था। ये देखकर मेरा मन घबरा उठा। मैंने राघव का हाथ देखने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और वहां से चला गया। मैं दिन भर उसी के बारे में सोचती रही। उसने जो बुरा बर्ताव किया वो मैं भूल चुकी थी और उसके हाथ की परवाह कर रही थी। मैंने राघव को फोन किया। हाँ बोलो। उसने फोन उठाकर कहा, खाना खाया आपने? मैंने कहा, नहीं अब जाऊंगा। राघव ने कहा, वो आपके हाथ पर कैसे लगी? मैंने पूछ लिया। जिसकी वजह से लगी है उसे पता होना चाहिए, कैसे लगी? राघव ने कहा, मेरी वजह से? पर मैंने कहना चाहा, गुस्सा तुमने दिलाया था। राघव ने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप डॉक्टर को दिखा लीजिए और दवा ले लीजिए। मैंने कहा, मैं रखता हूं, मुझे काम है। राघव ने कहा, मेरी बात। मैं आगे कुछ कहती, इससे पहले ही राघव ने फोन काट दिया। मेरा मन और उदास हो गया। मेरी वजह से राघव ने खुद को चोट पहुंचा ली। सोचकर बुरा लग रहा था। मैं हॉल में चली आई तो मैंने सुना मम्मी फोन पर किसी से बात कर रही थी और उन्हें मेरे बारे में काफी गलत बोल रही थी। मुझे सब बर्दाश्त था, लेकिन झूठ और गलत बातें नहीं। इसलिए जब वो फोन रखकर हॉल में आई तो मैंने उनसे पूछ लिया, आप मेरे बारे में गलत बातें क्यों फैला रही हैं? मैंने राघव जी को नहीं मारा है, वो गलती से उन्हें लगा है। चलो बैठकर बात करो, उन्होंने कहा और हॉल की तरफ चली आई। वो खुद सोफे पर आ बैठी और मुझे अपने सामने जमीन पर बैठने का इशारा किया। मैं उनके सामने आ बैठी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम मुझे अपनी माँ समझो और जो बात है वो साफ साफ बता दो। खुलकर बताओ, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कुछ सोचने की जरूरत है। पहली बार मुझे उनमें एक औरत नजर आई जिसके सामने मैं अपने मन की बात कर सकती थी। मैंने उन्हें सब बता दिया। अब तक राघव ने जैसा बर्ताव मेरे साथ किया था, उसकी और मेरे रिश्ते की सच्चाई सब एक एक करके उनके सामने रख दी। ये सब कहते हुए न जाने कितनी ही बार मेरी आंखों से आंसू बहे, लेकिन मैंने उन्हें सब बता दिया। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे एक झूठी कहानी सुनाई और कहा कि उनके गांव में किसी औरत की मौत हो गई, इसलिए वह आत्मा बनकर सब मर्दों को परेशान करती है। तभी पति पत्नी में झगड़ा होता है और अच्छी नहीं बनती। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था उसके बाद उनकी बातों पर यकीन करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने अपने आंसू पोंछे और उठकर जाने लगी तो उन्होंने मुझे वापस बैठने को कहा। मैं एक बार फिर उनके सामने आ बैठी तो वो कहने लगी, पति अगर मारे, पीटे, गाली दे, बात करे या ना करे, वो जैसे रखे वैसे पत्नी को रहना चाहिए। अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यही रहना है, इसलिए शाम में जब वो आए तो उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांग लेना
और कहना कि मुझे आपके साथ ही रहना है, वरना वो तुम्हें घर से निकाल देगा। तुम गरीब घर से हो, अगर यहाँ से जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारी बदनामी होगी, तुम पर दाग लगेगा। वो तो लड़का है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हें लोग जीने नहीं देंगे। मेरी बात मानो और उससे माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं ये कैसे भूल गई कि मेरे साथ मेरे माँ बाप की इज्जत भी जुड़ी है। मैं उठी और अपने कमरे में चली आई। मम्मी की कही बातें मेरे जहन में घूमने लगी। शाम में राघव घर आया। मैं उसके लिए पानी लेकर गई तो उसने मना कर दिया। वह हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। खाना बनाने के बाद मैं उसके पास चली आई। मैंने उसका हाथ देखना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। मैं समझ गई कि वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मैं घुटनों के बल वहीं उसके बगल में बैठ गई और कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी और मेरी दोनों की गलती थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये सब गलती से हो गया। मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये जानते हुए भी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे राघव से माफी मांगनी पड़ी। राघव ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वह बस टीवी देखता रहा। मैं जानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई है, मैं वैसे नहीं बन पा रही हूँ जैसा आप लोग चाहते हैं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, ना ही मैं आपको ऐसे दर्द में देख सकती हूँ। प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हुए लगभग मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। राघव ने एक नजर मुझे देखा और कहा, यह सब पहले सोचना चाहिए था। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अपने महादेव की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं कहूँगी। बस आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कल से बहुत परेशान हूँ, प्लीज। मैंने राघव की बाह थामते हुए कहा, हाँ ठीक है। राघव ने बेरुखी से कहा, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अब अपना हाथ दिखा दीजिए, बहुत ज्यादा लगी होगी, मुझे एक बार देखने दीजिए। जिस हाथ को मैंने पहली बार थामा उसी हाथ की उंगलियों पर प्लास्टर था। मैंने कहा ठीक है, ये नहीं कहा कि मैंने माफ कर दिया। राघव ने नफरत से कहा। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। उसके बाद मैंने वो किया जो मैंने अपनी जिंदगी में किसी के लिए नहीं किया था। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर मैंने कांपते हाथों से उसके पैरों को छुआ और कहा, मैं आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी माफी के लिए मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकती हूँ? आप बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरे सब्र की आखिरी सीमा थी। ये करते हुए मेरी आंखों में ठहरे आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए न जाने कितनी ही बार उससे सॉरी कहा, माफी मांगी, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला। वो इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता था? मैंने माफी मांगी क्योंकि मुझे उसके साथ रहना था, उस घर में, ताकि मेरे माँ बाप शर्मिंदा ना हो। मैंने माफी मांगी क्योंकि मुझे ये रिश्ता निभाना था, ताकि लोग मुझ पर ना हंसे। मैंने माफी मांगी क्योंकि उससे प्यार करने लगी थी, और ये सच था कि किसी के प्यार ने आज पहली बार मुझे इतना कमजोर बना दिया कि किसी की माफी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ऊपर थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। तो ये था साकीनामा भाग 17। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे साकीनामा मेरे साथ।